जनसंचार माध्यम, अर्थ, उसके प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्फ्लिक्ट और मीडिया यानी संघर्ष और जनसंचार माध्यम के बारे में बातचीत करते हुए पहले हमने संघर्ष की अवधारणा और उसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी। ये जानने का प्रयास किया था कि संघर्ष कितने प्रकार का होता है और किस तरह से संघर्ष का विस्तार होता है। आज उसके अगले हिस्से में हम लोग जनसंचार माध्यम यानी मीडिया के बारे में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है और इसके प्रभाव की स्थिति क्या है। जनसंचार माध्यम या जिसको हम लोग मीडिया के तौर पर जानते हैं, वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शायद सबसे निर्णायक और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कारकों में से एक माना जाता है। न केवल अपने मूल कार्य यानी सूचनाओं के संप्रेषण को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए, बल्कि समाज को, राजनीति को और व्यक्तियों को जिस तरह से इसने गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए इसको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, बहुत महत्वपूर्ण तत्व, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर जानते हैं। संचार माध्यमों से अभिप्राय एक ऐसे माध्यम से है जिसमें कोई सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचती है। अंग्रेजी का जो ये मीडिया शब्द है, ये मीडियम का बहुवचन है जिसका मतलब माध्यम होता है। अगर हम मनुष्य के इतिहास के प्रारंभिक वर्षों पर नज़र डालें तो उस ज़माने से लेकर और आज तक के ज़माने तक नियमित रूप से हम ऐसे संवाद देखते रहते हैं जिसमें कि कोई बात अलग अलग माध्यमों के जरिए संप्रेषित की गई। आपको याद होगा, आपने शायद पढ़ा हो कि एक समय था जब हम नगाड़ों की ध्वनि या संकेतों या प्रकाश के संकेतों या फिर पशुओं और पक्षियों के माध्यम से कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करते थे। ज़माना बदला और आज अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो इंटरनेट या इस तरीके के कोई और भी टूल्स, नए नए उपकरणों और नए नए प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम कम्युनिकेट करने का काम, संप्रेषित करने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, वैसे वैसे मीडिया की ताकत और उसकी प्रभावकारिता, इन दोनों में वृद्धि हुई। और शायद यही वजह है कि प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ मार्शल मैकलुहान ने अपनी किताब असेसिंग मीडियाज कैपेबिलिटी एंड मीडिया फोरम, इसमें मीडिया को फोर्स मल्टीप्लायर की संज्ञा दी है। फोर्स मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? फोर्स मल्टीप्लायर से तात्पर्य एक ऐसी चीज से है जो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रभाव में अचानक कई गुना बढ़ोतरी कर देती है। तो मार्शल मैकलुहान ने अपनी किताब असेसिंग मीडियाज कैपेबिलिटी एंड मीडिया फोर्स, इसमें मोटे तौर पर 3 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि मीडिया एक ऐसा निर्वात है, निर्वात आप समझते हैं, वैक्यूम जिसको कहते हैं। इस वैक्यूम में ये सूचनाएं ट्रेवल करती हैं, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। दूसरी बात मार्शल मैकलुहान ने कही कि ये निर्वात यानी ये वैक्यूम अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, लेकिन इसके प्रभाव में रहने वाला हर व्यक्ति इन सूचनाओं में कुछ न कुछ अवश्य जोड़ता चलता है। और शायद आपको याद हो, हम लोगों ने कक्षाओं में भी इस तरह के प्रयोग किए हैं, उसकी चर्चा की है कि कोई एक सूचना व्यक्ति समूहों में जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें कुछ न कुछ नया जुड़ता चला जाता है। मार्शल मैकलुहान ने तीसरी बात जो कही वो ये कही कि ये जो जनसंचार माध्यम है, मीडिया है, वो असीमित शक्ति का माध्यम है। इसकी ताकत बहुत है, इसीलिए इसकी प्रभावशालीता या जिसको प्रभावकारिता भी हम लोग कह सकते हैं, ये कई गुना बढ़ जाती है।
20वीं शताब्दी में एक और बड़े मीडिया विशेषज्ञ हुए हैं, जेम्स रदरफोर्ड। उन्होंने मीडिया को परिभाषित करते हुए लिखा कि मीडिया सूचना और समाज के बीच की संपर्क रेखा है। इसको समझने की जरूरत है कि इंफॉर्मेशन और सोसाइटी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन मीडिया है। ये अपने आप में परिभाषा बहुत स्पष्ट और बहुत ही विश्लेषण के साथ बताती है कि मीडिया का हमारे समाज के लिए कितना महत्व है। जेफरी विलियमसन ने भी अपनी किताब मीडिया एज एंटिटी में इसकी अवधारणा और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मीडिया से तात्पर्य ऐसे संचार उपकरण से है जिसके द्वारा हम किसी सूचना, किसी चित्र अथवा किसी तथ्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दरअसल मीडिया समाज और व्यक्ति के बीच की एक ऐसी संपर्क रेखा है जिसके जरिए सूचना और संचार हमारे पास तक पहुंचते हैं, प्रसारित होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, ट्रेवल करते हैं। मीडिया का चरित्र स्वयं में एक प्रसारणकर्ता का होता है। यही वो उसकी ताकत है और यही उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि सूचनाओं की प्रकृति को जब ये तेजी प्रदान करता है, जब वो तीव्रता प्रदान करता है, तो इसके साथ बहुत सारे अंतर्निहित खतरे भी सामने आते हैं हमारे। अगर पारंपरिक रूप से हम लोग इस शब्दावली का, मीडिया का या जनसंचार माध्यमों का जिक्र करें तो इससे अभिप्राय हमारे लोकप्रिय समाचार माध्यमों से होता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका स्वरूप मोटे तौर पर छपे हुए शब्दों या मुद्रित शब्दों के रूप में ही दिखता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इसमें बहुत नए तरह के मीडियम आए, नए तरह के माध्यम आए, जिसमें फोटोग्राफ, फिल्में और टेलीफोन संदेश प्रमुख हैं। और जैसे ही ये नए माध्यम जुड़े, इससे इसकी तीव्रता और प्रभावकारिता दोनों बहुत हद तक बढ़ गई और द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचते पहुंचते ये एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम हो गया। इतना प्रभावशाली कि युद्धों के फैसले भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होने लगे। जब हम लोग आने वाले अध्यायों में मीडिया और युद्धों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि दुनिया के कुछ बहुत प्रमुख युद्धों में मीडिया ने अचानक एक टर्निंग पॉइंट जैसी सिचुएशन क्रिएट की, एक जीतते हुए पक्ष को पराजित कर दिया और एक हारते हुए पक्ष को विजेता बना दिया। बहरहाल अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव मीडियम में बदल गया, बहुत प्रभावशाली माध्यम हो गया। आज भी अगर हम देखें इस समय, वर्तमान समय में, तो इसको सूचना विस्फोट का युग कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि इस समय में संचार माध्यमों के इतने प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं, इतने मीडियम हैं। जो परंपरागत मुद्रित शब्द वाले अखबार हुआ करते थे, फोटोग्राफ्स हुआ करते थे, टीवी और रेडियो होते थे, अब इसके अलावा मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट और इस तरीके के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, जिसके चलते सूचनाओं के संप्रेषण का काम अब पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो गया। दुनिया में मीडिया से संबंधित बदलाव पर बहुत गहराई से नज़र रखने वाली और विश्लेषण करने वाली एक संस्था है मीडिया वॉच। तो मीडिया वॉच ने अब से 3 वर्ष पहले एक रिपोर्ट जारी की। वो हालांकि सालाना तौर पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन जो 2016-17 की रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि जो वैश्विक आबादी है, यानी दुनिया की जो आबादी है, इसका 83.27%, 83.27% हिस्सा ये किसी न किसी प्रकार के समाचार माध्यम के संपर्क में है। और यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आधे से ज़्यादा लोग, मतलब दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग
कम से कम 3 तरह के मीडिया माध्यमों का उपयोग करते हैं और 29% यानी 29% जनसंख्या तो ऐसी है कि वो लगभग सभी संभव माध्यमों का उपयोग करती है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं और मीडिया का जो व्यापक पहुंच है, जो उसकी रीच है, अमेजिंग रीच, इसका इससे अंदाज़ा लगता है। और इसीलिए एक प्रमुख मीडिया विचारक लेस्ली रॉबिन्सन ने अपने लेख मीडिया इज गॉड में इसे ईश्वर की तरह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताया। अब विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों में अगर आप गौर करें तो बदलाव का सबसे प्रमुख वाहक आजकल मीडिया हो गया है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों तक उसने अपने प्रभावकारिता से बहुत व्यापक असर डाला है। इतना असर कि कई देशों की सरकार के बनने बिगड़ने में भी मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग मीडिया के फॉर्म और मीडिया के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करते हैं तो 2 बातें समझनी ज़रूरी है। जब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में मीडिया और संघर्ष के रिश्तों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये शायद और ज़्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन संक्षेप में ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये दोनों घटक ऐसे हैं, मीडिया और कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों अनिवार्यतः समाज को प्रभावित करते हैं। कोई भी समाज इन दोनों में अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे समाज की विरल ही कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसी तरह का सूचना संप्रेषण का माध्यम यानी मीडिया न हो, और शायद ही हम किसी समाज की ऐसी कल्पना कर सकते हैं जिसमें संघर्ष न हो। तो बुनियादी तौर पर आज जब हमने जनसंचार माध्यम के बारे में पढ़ा और जनसंचार माध्यम के विस्तार के बारे में पढ़ा, तो साथ ही साथ ये बात हमारे दिमाग में अब ये स्पष्ट होनी चाहिए कि आगे की हमारी चर्चाएं समाज रूपी थिएटर में इन 2 अपरिहार्य तत्वों या अपरिहार्य प्लेयर्स या इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ये एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को कितना हद तक प्रभावित करते हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।